हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और आज 15 अगस्त है। हम और आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर बार की तरह करते हैं और इस बार भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले 15 अगस्त के लिए मेरा कुछ संदेश है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। 15 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोग दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिल से सेलिब्रेट करने का मतलब ये हो गया कि कितने लोग सही मायनों में देश को देखकर, देश को दिलों में रखकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, अगर आप 10 व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह से उठा लें, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, शायद मुझे नहीं लगता है कि देश वो पहले रखते हैं और खुद को बाद में रखते हैं। अगर आप देखिएगा तो केवल ये 15 अगस्त लोग छुट्टी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। माफ़ी चाहते हैं अगर किन्हीं को इस बात से बुरा लगे तो। 15 अगस्त उनके जीवन में केवल एक छुट्टी का दिन है। टीनेजर्स के लिए, यानी युवाओं के लिए अगर हम कहें, ठीक है, जिसमें टीनेजर्स और युवा मतलब थोड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, उनको मतलब होता है कि इंजॉयमेंट डे। तो वो 15 अगस्त को जस्ट एज ए इंजॉयमेंट डे वो लेते हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले ठीक है, आप एंजॉय करें, ठीक है 15 अगस्त मनाएं, ठीक है सेनानियों को याद करें, सब चीज़ करें, लेकिन हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसा करें जो मैंने पहले नहीं किया हो, कुछ ऐसी आदतें जो मुझ में खराब है और ये 15 अगस्त को हम लोग कमिटमेंट करें कि नहीं, इन फ्यूचर हम लोग इसको छोड़ देंगे। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट 15 अगस्त तक हम लोग कुछ देश को देंगे? जरूरी थोड़ी है कि देश को पैसों से ही सब कुछ दिया जा सकता है। जरूरी थोड़ी कि सेना में जाकर ही दिया जा सकता है। सेना में जाना बड़े गर्व की बात है और मुझे नहीं लगता है कि सेना में जाकर काम करना इससे बड़ा कोई काम हो सकता है। ये सबसे बड़ा काम है मेरी नज़रों में। तो उसमें जाके तो लोग देश धर्म निभा ही रहे हैं। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसा करो, सपोज वहां तक हम नहीं पहुंच पाए तो कुछ ऐसा भी तो रास्ता होगा जिसके जरिए हम देश सेवा कर सकते हैं। तो एक खुद से कमिटमेंट करिए कि आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जो देश के लिए समर्पित होगा। फोटो वोटो खिंचाने का 365 दिन में 364 दिन आपके लिए है। 364 दिन आप फोटो खिंचाइए, जहां घूमना है घूमिए। एक दिन अपने देश की बात आती है। एक दिन अगर मैं 26 जनवरी लेता हूं तो वो देश की बात आती है। 2 दिन में कुछ ऐसा खुद से कमिटमेंट करो कि जिसको आप 364 दिनों में पूरा कर सकते हो। ये होना चाहिए और ये जज्बा मेरे और आप में सब में होना चाहिए। तो सबसे पहला संदेश आप लोगों के लिए है कि पहले देश को रखिए, फिर खुद को रखिए। जिस दिन आप लोग अगर इसको कर लेंगे तो हमारा देश बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। हमारी जो सोच हो गई वो उल्टा हो गया है कि पहले हम लोग खुद के बारे में देखते हैं, फिर देश को देखते हैं। इसको थोड़ा सा उल्टा सोच लिए। ये सबसे पहले मेरा आप सभी के लिए संदेश है, जितने मेरे छोटे लोग हैं, जितने मेरे हम उम्र हैं और जितने मेरे से बड़े लोग हैं। बड़े लोगों से मेरा प्रार्थना है कि अपने जीवन में ऐसा करने का प्रयास करें आप लोग। तो आज मैंने आप लोगों को टाइटल दिया हुआ था कि मैं कोरोना के बारे में बात करने आने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। मैं अभी थोड़ा देर के पहले मैंने YouTube पर प्रयास किया तो 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस पर मुझको बंद करना पड़ा और लाइव आना पड़ा फेसबुक का। तो मैं कहना चाहूँगा भाई, आज 15 अगस्त के दिन कि न मैं बीजेपी का हूँ, न मैं कांग्रेस का हूँ, न मैं RSS का हूँ, न मैं JMM का हूँ। मैं केवल अपने हिंदुस्तान का हूँ। यानी मैं भारतीय होने के नाते आज बात कर रहा हूँ और मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी मुझे खाना नहीं देता, ना मुझे चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता तो प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं। मैं बहुत सालों से आत्मनिर्भर हूँ। मेरे कई परिचित स्टूडेंट हो, चाहे बहुत सालों पहले, लोग मुझे जानते हैं। खैर वो चलिए, वो अलग सेक्टर में आता, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। सेकंड हमारा हो गया, आज के जो युवा लोग हैं, आज के युवा लोगों का एकमात्र काम यही रह गया है कि सबको क्रिटिसाइज करते चलो। उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया देश से।
इवन अपना पेट्रोल तक का खर्चा अपने मम्मी पापा से भरवाते हैं, लेकिन दूसरे को गाली देना नहीं छोड़ते हैं। अरे मेरे भाई, अगर कोई बेहतर काम कर रहा है तो उसका तारीफ होना चाहिए। आप किस पार्टी के सपोर्टर हो इससे क्या मतलब है, थोड़ा सोचिए। अब मैं बात आता हूं कि पहले मैंने सुना था कि हमारे भारत में 4 तरह के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और स्लोगन बना दिया था हम सब हैं भाई भाई। मुझे लगता है मेरे भाई आजकल भारत में धर्मों की बाढ़ आ गई है। मैं गिनवाता हूं आपको। आजकल के धर्म का नया नामकरण हुआ है आरएसएस धर्म, बीजेपी धर्म, कांग्रेस धर्म, मुलायम सिंह धर्म, जेएमएम धर्म, आप धर्म। मतलब जितनी पार्टियां उतना धर्म जन्म ले चुका है भारत में। किन किन से लड़िएगा आप लोग। क्यों मैंने धर्म का संज्ञा दिया है इनको? क्योंकि आजकल के लोग इतने बेकार हो गए हैं कि किसी पार्टी में रह करके इतने अंधे बन जा रहे हैं कि उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति कितना भी गलती करे उसको कोई बुराई नहीं करेगा। तो एक तरह से धर्म ही हुआ ना। अपने धर्म की तो लोग कोई बुराई नहीं करते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो। वो कितना भी खराब काम करे उसको बुराई नहीं करेगा, सामने वाला कितना भी अच्छा कर ले उसकी बड़ाई नहीं करेगा। और ये आजकल का उम्र जो 17 से चालू होकर के 35 तक जाता है, इनमें से ज्यादा ये अवगुण आ चुका है। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश से। उनका पहला प्रायोरिटी है आप क्रिटिसाइज करो, चाहे सामने वाला आपके लिए कितना भी बेहतर क्यों ना कर रहा हो। तो अगर ऐसा मान के चलिए 60% लोग करने लगे, जिसमें से हमारे टीनेजर्स आ जाते हैं, युवा आ जाते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, तो देश कहां जाएगा बताइए? कैसे हमारा देश ऊपर बढ़ेगा? केवल हम लोग सरकार पे छोड़ दें? अभी सरकार पे मैं थोड़ी देर में आने वाला हूं। सरकार के ऊपर छोड़ देने से मेरा देश आगे बढ़ जाएगा? हमारा और आपका कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? हम लोग केवल इसलिए जन्मे हुए हैं कि 15 अगस्त में सेल्फी खिंचवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और डाल देंगे? आज मुझे बताइए 15 अगस्त के दिन ना जाने आपका मैसेज बधाइयों से भरा पड़ा होगा। आज अपना पेपर खोलो तो सबने एक एक फोटो चिपका दिया है। क्या फायदा ऐसे बधाई का? क्या फायदा ऐसे फोटो का? कुछ फायदा है? मुझे बताइए। एक दिन आपने कर दिया, साल के 364 दिन कहाँ रहते हो? उस दिन भारत की याद नहीं आती है? आज बड़ा भारत पे प्यार आ रहा है, बड़ा अपने देश पे प्यार आ रहा है, बड़ा फोटो में तिरंगा में फोटो लगाए फिर रहे हो। कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति? वो 364 दिन कहाँ रहते हैं आप लोग? कहाँ रहता हूँ मैं अपने बारे में भी कमेंट कर रहा हूँ। कहाँ जाता वो 364 दिन हमारे देश के प्रति प्यार? तो मतलब एक जज्बा जगाना है कि प्यार करो तो सही मायने में करो अपने देश से, नहीं तो यार ये दिखावा करने का नहीं है। ये मेरा दूसरा कहना था। अभी मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पे आने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा बहुत सारे धर्म हो गए, अब इनसे निपटना पड़ेगा अपने आप को, और हम लोग कुछ अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। आज के ज़माने में और एक चीज़ खराब हो रहा है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। मालूम है क्यों? उनके पास पैसा है, अच्छी सरकारी नौकरी है, उन्हें लगता है मेरे को क्या भाई, अपने को क्या है, कोई ना कोई तो इसका विरोध करेगा। और कोई व्यक्ति सोचता है अपने को क्या यार, बोल देंगे तो कहीं जेल तो ना हो जाए, जेल में डाल देगा कौन, मेरी मदद करेगा। आज में से 10 में से 7 से 8 व्यक्तियों की सोच ऐसी हो गई कि मेरे को क्या मतलब, मेरा एक नौकरी है, परिवार है, हम लोग क्यों बोले, हम लोग क्यों आगे जाएं, कोई ना कोई तो बोलने वाला होगा। तो भाई बहुत बड़ा अच्छा बात है, बहुत ऐसा अच्छा करते हो। कब तक, लेकिन आखिर कब तक? इसलिए मैंने टाइटल दिया है, कब तक ऐसा सोचते रहेंगे? आपने सोचा था एक दिन कोरोना चीन में था, हमारे देश को क्या मतलब है? आ गया अपने देश में। फिर आपने सोचा था कि वहां पर है, अपने राज्य से क्या मतलब है? आ गया आपके राज्य में। फिर आपने सोचा कि आपके राज्य में है, आपके जगह में कैसे आएगा? आ गया आपके जगह में। फिर आप सोच रहे हो कि आपके जगह में आ गया, मेरे घर तक थोड़ी पहुंचेगा। वो दिन दूर नहीं जब आपके घर में घुस जाएगा। ये तो मैंने कोरोना का छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया। जो गलत काम के विरुद्ध आज आवाज नहीं उठा रहे हो, क्या पता वो गलत काम कभी घर में आपके आके हो जाए, फिर आपका भी साथ कोई नहीं देगा, आप भी पड़े रह जाओगे किसी कोने में। सबको डर सता रहा कहीं मेरे को जेल तो ना हो जाए। भाई क्यों जेल होगा? सही बात बोलना कोई गुनाह है क्या? किसी सरकार के विरुद्ध गलत बोलना कोई गुनाह है क्या? नहीं है ना। तो जो गलत हो रहा उसको आप लोग यार इतना फिल्म वगैरह देख लेते हो, काफी लोग फिल्म देखते रहते हैं, क्या फायदा ऐसे फिल्मों को देखने से? फिल्मों में हीरो आ जाते हैं, रियल टाइम में आपको कोई हीरो बचाने वाला नहीं है। फिल्मों में एक हीरो आके सबको तबाह कर देता है, ऐसे में नहीं हो सकता प्रैक्टिकल लाइफ में।
हम लोग सबको आगे आना पड़ेगा, एक सन से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये सोच डेवलप करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। कर्तव्य तो आपने बहुत बचपन से पढ़ा है, लेकिन निभाने का जब वक्त आता है तो कोई सामने खड़ा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा से आगे। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हमारे भारत में सर्वोच्च पद किनका है? राष्ट्रपति का। अब मैं आता हूं जिन्होंने, जो इसके विरुद्ध में कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसके विरोध में कभी नहीं, और मैं पहला इंसान हूं जो ये आवाज उठा रहा, और मैंने एक बार पहले भी बोला था। सबसे सर्वोच्च पद है हमारे राष्ट्रपति जी का। हमारे देश में अगर बोला जाए तो अभी बहुत विपत्ति का समय चल रहा, कोरोना काल। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया और काफी बार सामने आते हैं लोगों के बीच। हमारे राष्ट्रपति को देखिए, रामनाथ कोविंद जी को, मतलब एक बार भी इस विपत्ति के समय में ऐसा उनको नहीं लगा कि देश के सामने आके लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, पदों में आप सबसे बड़े आते हो। उन्हें फुर्सत तक नहीं। वो कहाँ दिखते हैं न्यूज़ में? मोमबत्ती जला लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ और कर लेते हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है केवल अपने सैलरी से। क्या फायदा भाई ऐसे राष्ट्रपति पोस्ट का? इससे तो बेटर है कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद होना नहीं चाहिए। क्या फायदा उन्हें इतने लाख दे करके? राष्ट्रपति होने का मतलब क्या होता है? अगर सर्वोच्च पद आपका है तो आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती, आपका जमीर भी नहीं जागता है कि मेरे को अपने देश के लिए कुछ कहना चाहिए। प्रधानमंत्री बोल रहा है, कई देश के सीएम बोल रहे हैं, आपका जमीर नहीं जागता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कि देश के लोगों को थोड़ा जागरूक करे, थोड़ा हौसला दे, थोड़ा हिम्मत दे इस काल में? कुछ भी इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। ये तो हो गई। और एक बात, मेरे विचार से ये पद ही खत्म कर देना चाहिए। इनका तो कोई काम ही नहीं है देश में। मुलाकात, भेंट मुलाकात करके आ जाना साल में 2-3 बार, वो भी सरकारी खर्चे से, अपने पैसे में तो खर्च करेंगे नहीं, और सर्वोच्च पद में बैठ करके लेते रहिए सैलरी। जितनी सैलरी आपकी एक महीने की है वो हम जैसे लोगों को कमाने में 5-6 साल लग जाएंगे। लेकिन क्या फायदा बोल करके? आप जैसे लोग तो इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, आपको मतलब केवल अपनी नौकरी और अपने घर परिवार से। इसके बाद मैं आता हूं आगे की ओर। राष्ट्रपति के लिए मैंने बोल दिया। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक, जो मेरा मेन थीम था, और मैंने जानबूझ करके आज का दिन चुना है कोरोना वायरस के ऊपर, जिसके ऊपर मैं बहुत सारा चीज बोलने वाला हूं। सबसे पहले बात आती है कि ये कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या? तो कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोरोना ग्रुप का एक समूह है, जैसे मान लीजिए एक जाति पहले से है, अब उनके कुछ लोगों ने एक नया जाति बना लिया, सेम इसी तरह से एक नया बन गया है, और ये आपका है कोरोना वायरस। क्या लक्षण होते हैं? नॉर्मल है, सर्दी, खांसी, बुखार। इसको किसने आगे बढ़ा दिया, किसने आगे इतना धमका के रखा हुआ है? तो सबसे पहले आती है बात चाइना की, जिन्होंने हम लोगों को और पूरे विश्व को डरा के रखा कि ये वायरस इतना खराब है, इतना स्ट्रांग है, अपने को ये कर देगा भैया, अपने को वो कर देगा। और इसमें उनकी सहायता किसने की? जिसकी गुलामी आज तक हमारी सरकार कर रही है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा खराब, सबसे जबरदस्त बेकार संगठन है। अभी मैं अपने हर्षवर्धन जी के बारे में भी आने वाला हूं। जब तक हमारा देश WHO के अंडर रहेगा तब तक हमारे देश में ये कोरोना कभी नहीं हटेगा। जिस दिन से हमारा देश WHO से हट जाएगा, सदस्यता से हट जाएगा, और जिस दिन से इसके बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देगा, उस दिन से कोरोना का डर खत्म, और डर खत्म तो बीमारी खत्म। मालूम है, आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप बाहर जाओ अभी, और बाहर में हर समय आपको डर डर सा लगता होगा कि यार कहीं मेरे को सर्दी खांसी, थोड़ा सा भी लक्षण आता होगा तो लग जाता होगा कोरोना तो नहीं हो गया। और मालूम है इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? लोग थोड़ा सा सर्दी खांसी होने पर चले जा रहे हैं हॉस्पिटल इलाज कराने या टेस्ट कराने, यूँ कहें तो, और बेचारे चले जाते हैं हॉस्पिटल टेस्ट कराने, उनको बिल्कुल कुछ नहीं होता है, सामने वाले से ग्रसित होकर आ जाते हैं। तो बोलिए, ना उनके मन में डर होता, ना वो जाते, और नहीं जाते तो आराम से घर में ठीक होते, क्योंकि नॉर्मल सर्दी बुखार है,
अभी मैं आता हूं कि लोग फिर इतने मर क्यों रहे, वो भी हम धीरे धीरे सामने आपकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यार कोरोना वायरस क्या है मैंने बताया। इसके बाद एक बेवकूफ़ी वाला बात देखिए हमारे इंडिया में क्या हुआ था जब ये कोरोना वायरस आया हुआ था, है ना, और चल रहा था इलाज वगैरह, दवाई वगैरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आया। देखिए कितना मतलब बेवकूफ़ी वाला काम है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने के बाद कुछ मरीज ठीक हो गए। तो हमारे न्यूज़ चैनल वाले ने, ऐसे न्यूज़ चैनल में इतना मतलब तहलका मचा देता है, राफेल आ गया था तो मतलब जिस दिन राफेल हमारे देश में आया उस दिन तो पूरा चाइना को बर्बाद कर दिया था न्यूज़ चैनल। मैंने खड़े खड़े बर्बाद कर दिया, या कि यूँ कहें बैठे बैठे बर्बाद कर दिया था। मतलब सोचा कि उसी दिन हमला करवा के ही रहेगा। सेम इसी तरह से जिस दिन हाइड्रोक्लोरोक्विन से कुछ लोग ठीक हुए थे, उस दिन हमारे न्यूज़ चैनल वालों ने तहलका मचा दिया था कि भारत ने खोज लिया दवाई, इससे ठीक हुआ। कई एंकर तो भैया मतलब 2-2 घंटे का एपिसोड बनाने लगे। मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो किसकी दवाई है? मलेरिया की। मलेरिया होता किससे है? और ये जो हमारा कोरोना है ये वायरस है। तो मुझे आप बताइए, वायरस अगर है, अगर आप उसमें एंटीबायोटिक चलाते हो, एंटी मलेरियल ड्रग चलाते हो, तो कैसे फायदा करेगा, कैसे लोग बचेगा? इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हमारे देश में, इतने पढ़े लिखे वैज्ञानिक है कि कैसे इतना जल्दी मान लिया भाई कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, माफ कीजिएगा बार बार मैं गलत बोल रहा था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है कैसे रोग को ठीक करेगा भाई? जो पैरासाइट की वजह से होता है, परजीवी की वजह से होता है, आप उस दवाई से कोरोना ठीक कर दीजिएगा। तो आपके मन में विचार आया होगा तो फिर ठीक कैसे हो रहा है? ठीक पे मैं आने वाला हूं। ठीक तो भैया लोग खुद से हो रहे हैं, आपकी दवाई से थोड़ी ठीक हो रहे हैं। ठीक तो यार खुद से हो रहा लोग। तो मतलब इतने पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बावजूद हाइड्रोक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लगातार धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को पता है कि एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया पे काम करती है, वायरस पे काम नहीं करती है। तो भैया एंटीबायोटिक फिर दे क्यों रहे हो? और एंटीबायोटिक देने से जो साइड इफेक्ट हो रहा है, जिसके चलते डेथ हो रहा है, वो क्यों नहीं बता रहे हो मार्केट में? उस पर तो बताने का आपको नहीं है साहस। आयुष मंत्रालय उस समय कहाँ सोते रहती है? आयुष मंत्रालय बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा था बीच में, जब बाबा रामदेव जी ने अपना लॉन्च किया था कोरोनिल, उस वक्त आंखें नहीं थी जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई दिया जा रहा था। लोग इसके वजह से जितने लोग बचे उससे ज्यादा लोग मर गए हैं। कहाँ गई आयुष मंत्रालय की आंखें उस वक्त? कहाँ गए कान, कहाँ गए दिमाग? उस वक्त आपके पास अकल नहीं था कि ये गलत दवाई दिया जा रहा है? इसके विरुद्ध कोई डॉक्टर ने आवाज नहीं उठाया। किसी को मतलब नहीं है यार अपने देश से। नॉर्मल इंसान को तो पता नहीं, उनको तो मतलब है कि यार चलो दवाई आ गया ठीक हो गया। बाकी तो न्यूज चैनल वाला झूठ को सच साबित करने में लगा हुआ। आज तक है, नाम लेने में क्यों डरे? आज तक है, जी न्यूज है, एनडीटीवी की तो बात छोड़िए, वो एनडीटीवी मतलब हमेशा एंटी ही बातें करते रहता है। एबीपी न्यूज है, काफी बड़े बड़े चर्चित एंकर हैं इसमें से। आपको अकल नहीं है, इतने पढ़े लिखे हो। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि जो दवाई चलाई जा रही था और इसके चक्कर में अमेरिका बर्बाद हो गया बेचारा। मतलब चलो कम से कम प्रॉफिट हो गया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इतना ठेका दे दिया कि भैया ले जाओ, भारत वाला भी माला माल हो गया। अच्छी बात है। ये कोरोना क्या होता है वो मैंने बताया आपको। इसके बाद मैं एक एक करके आता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बात और बड़ा सच्चाई बताने वाला हूँ। डेड बॉडीज लोग नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल में। क्यों भैया? कोरोना फैलता है ना। डेड बॉडीज देने से कोरोना फैल जाता है, ये लोग बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा अकल आप में है। और आयुष मंत्रालय इसमें भी खामोश रह के सुन रही है, ठीक है। ये आयुष मंत्रालय सबसे बदमाश है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कि सबसे पहले जो वायरस होता है, ठीक है, वायरस आपको पता है कि हजारों साल मृत पड़े रहते हैं। और वायरस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एक जीवित कोशिका चाहिए, या यूं कहे तो एक जीवित जीव चाहिए। और जीवित जीव में जैसे वो जाएगा तब जा करके सोचो कि उसमें जान आ जाता है, और तब वो मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है और डेथ होने के बाद सपोज करिए उसके अंदर इन्फेक्शन है, चलिए मान लिए कि इन्फेक्शन है, ठीक है, वो व्यक्ति कैसे फैलाएगा कोरोना वायरस? एक तरफ सरकार कहती है, एक तरफ WHO कहता है कि जो हम छींक रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं,
उसके जरिए कोरोना वायरस फैलेगा। एक तरफ WHO कह रही, हमारी आयुष मंत्रालय कह रही, आयुष मंत्रालय कुछ कहती नहीं है, वो WHO की गुलामी करती है, वो कुछ कहने वाली नहीं है। एक तरफ ये कह रहा है लोग, और दूसरी तरफ बोलता है कि डेड बॉडी कोरोना वायरस फैला रहा। लोग, फैमिली वाले उसको डर से नहीं ले रहे। कैसे फैलाएगी बताइए, क्या प्रूफ है आपके पास? एक भी प्रूफ ला के दे दीजिए, कोई एक प्रूफ, सिंगल प्रूफ कि वो डेड बॉडीज फैलाएगा। किसके जरिए फैलाएगा? वो सांस ले रहा है, वो छींक सकता है डेड बॉडीज, कैसे कैसे फैलाएगा? मेरे को तो समझ में नहीं आता है। बताइए, लाइव प्रूफ दिखाइए अपने को। डरा धमका के डेड बॉडीज को भी यार बोलता है कि मत ले जाइए। उसके चलते ना जाने कितने अपने फैमिली वाले लोग अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं डेड बॉडीज। कैसे फैलाएगा? एक भी प्रूफ दे दीजिए। खाना पीना जाता है तो शरीर में एनर्जी रहता है जो ATP कहलाता है। जब वो डेड हो गया तो ना ATP जाएगा ना ATP रहेगा, तो कैसे यार वायरस फैलेगा? तो ये दूसरा मैंने आपको आंखें खोला कि भैया डेड बॉडी से वायरस सर्कुलेट नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये समझ जाए। और आप लोग इस वीडियो को शेयर ना करें, ना लाइक करें, आप लोग इसके विरुद्ध अपना वीडियो बनाइए, अपना मैसेज लिखिए और सरकार तक पहुंचाइए। जब तक प्रोटेस्ट नहीं करिएगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग, दूसरे देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। WHO के नहीं तो गुलामी करते करते हम लोग बिक जाएंगे। इसके बाद मैं आता हूं भाई आगे, ठीक है। सबसे पहले बात की इलाज चल रहा है। मुझे बताइए कि हमारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय एक तरफ कह रही कि कोरोना वायरस का कोई दवाई नहीं है, तो मेरे भाई अगर कोई दवाई नहीं है तो हॉस्पिटल ले जाके कर क्या रहे हैं? मतलब मजाक वाला बात नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि कोई दवाई नहीं है कोरोना वायरस की, तो आप हॉस्पिटल में भर्ती काहे को कराते हो? फिर क्या दवाई चला रहे हैं वहाँ पे? बताइए, लोगों को बताइए। और अगर मान के चलिए वही दवाई अगर आपका काम कर जा रहा तो ओपनली बताइए, क्या फर्क पड़ जाएगा? अपने देश को बचाना ही तो काम है, अपने लोगों को स्वस्थ करना ही तो काम है हमारा, इससे बढ़कर तो कोई काम है नहीं। तो लोगों को बता दीजिए वो दवाई कि किस दवाई से आप ठीक कर रहे हैं। आपके पास दवाई है ही नहीं तो ठीक क्या कर पाइएगा? तो फिर आप सोच रहे होंगे लोग हॉस्पिटल जाते क्यों हैं? सपोज करिए 10 में से एक व्यक्ति का पोजीशन बहुत खराब हो गया, वो वेंटिलेशन पे चला गया, सांस की बहुत कमी हो गई, तो वहां पर एक तरह से सपोर्ट मिल रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर आप इसका साइंटिफिक रूल जानिएगा तो अगर किसी को आप वेंटिलेशन में रखते हो, वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखते हो, तो शरीर के लिए और ज़्यादा हानिकारक है। इस पर हम नहीं जाएंगे अंदर में, वो ज़्यादा हानिकारक और है। तो भाई हॉस्पिटल जाके कर क्या रहा लोग? क्या फ़ायदा? जब दवाई नहीं है तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आता, तो फिर लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती क्यों कराया जा रहा? उसके बाद आ जाते हैं जांच रिपोर्ट पे। अभी आया रैपिड किट टेस्ट। आप देखिएगा ऐसे ऐसे खबर सुनने को मिल रहे हैं कि एक व्यक्ति का अगर आज कोरोना पॉजिटिव आता तो कल नेगेटिव आ रहा, परसों पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। किस पर भरोसा करें भाई? आप एक व्यक्ति का जांच कराओ, और मान के चलिए एक ऐसे व्यक्ति का जांच कराओ, अलग अलग जगह से चुनिए 10 व्यक्ति जहां पर कोरोना एकदम नहीं है, कोरोना मामला नहीं है, देखिएगा उनमें से कुछ में निकल जाएगा। खोजिए क्यों निकला, पूछिए आयुष मंत्रालय से, जवाब नहीं उनके पास। क्योंकि अकल रहेगा तब तो जवाब होगा। एक भी चीज का जवाब उनके पास तो रहता नहीं, अकल ही नहीं है। केवल किसी को खराब कहने में बहुत अच्छे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस पर बहुत बेहतर है। अब रह गई बात कि लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो मर क्यों रहे हैं। एक मेरे दोस्त ने फेसबुक में बोला था कि सर आप इतना बढ़िया बढ़िया लिख रहे हो तो इसका कुछ तो मतलब बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप अगर सुन रहे हो मेरे भाई तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। लोग कुछ हॉस्पिटल जाके मर क्यों रहे हैं और लोग हॉस्पिटल जाके ठीक क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो इसकी अगर कोई दवाई नहीं है तो लोग केवल अपनी वजह से ठीक हो रहे हैं, अपने इम्यूनिटी के बल पे ठीक हो रहे हैं। आपके हॉस्पिटल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल नहीं है। हॉस्पिटल जा करके सपोज करिए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसमें कोई आपका सिम्टम नहीं है, माइनर सिम्टम है, उसका इम्यून सिस्टम अंदर में लड़ाई कर रहा है, धीरे धीरे वो खुद ठीक हो रहा है। हॉस्पिटल के बल पे बिल्कुल नहीं ठीक हो रहे, हॉस्पिटल की वजह से लोग मर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे।
ठीक हो रहे हैं अपनी वजह से, मर रहे हैं हॉस्पिटल की वजह से। क्यों, मैं बताता हूँ। ये भी आपको कारण बताने वाला हूँ। हमारी सरकार क्यों कहती है कि डायबिटीज़, किडनी रोगी, हार्ट रोगी या एट्सेट्रा कोई भी रोगी जो है, क्यों कह रही कि घर में रहें? क्यों कहता है कि हॉस्पिटल अगर चले जाएंगे या इनमें हो जाएगा तो जान का खतरा ज़्यादा है? मालूम है इसका सिंपल कारण क्या है? इसका एकमात्र यही कारण है कि एलोपैथ में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। एलोपैथ में एक भी मेडिसिन ऐसा नहीं है जो हानि रहित हो। वो आपको हार्म देगा ही देगा, वो हानि करेगा ही करेगा। तो सपोज करिए कि एक पेशेंट कोरोना से पीड़ित है, उसमें एक माइनर सिम्टम आ गया, वो चला गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बिना जाने पूछे उसको फीवर का दवाई दे दिया, और जो पैरासीटामोल पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे डेंजरस मेडिसिन की कैटेगरी में आ चुका है, और बिना जाने सुने सपोज करिए उसका साइड इफेक्ट हुआ। साइड इफेक्ट मतलब क्या है? एक जगह सपोज करिए ऐसे गिरा और ऐसे करके फैल गया, ये होता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट बड़ा सिंपल सा चीज़ है, हम लोग यार उच्चारण करते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट साइड में जा करके असर कर देगा। तो उसका बुखार तो ठीक कर गया, उसका जो यार शुगर था उधर जाके इफेक्ट कर दिया। इफेक्ट कर दिया मतलब बढ़ा दिया या घटा दिया। तो उधर वाला चीज तो बंदा का कम गया, इधर वाला बढ़ा दिया। ये इतना बढ़ा दिया तो इनका डेथ हो गया। तो आप समझ रहे हैं असली वजह क्या है? वो कोरोना से एक भी पेशेंट नहीं मर रहा है। एक्चुअली जो इलाज किया जा रहा है, जो एलोपैथ डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनका हिस्ट्री ले नहीं रहे हैं, और अगर ले भी रहे उनके पास तो सीमित साधन है। 4-5 मेडिसिन है, मान के चलिए एक मेडिसिन है जो फीवर तो कम कर देगा, लेकिन आपका कोरोना जो फीवर है वो में भी कम कर दे, आपका डायबिटीज़ बढ़ा देगा, आपका हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपका हो सकता है किडनी का जो फंक्शन है उसको कम कर देगा। तो उनके पास लिमिटेड स्टॉक है, इसलिए आपको डरा रहे हैं कि भाई ये होगा तो बाहर मत निकलो, वो होगा तो बाहर मत निकलो। दवाई ही नहीं है, आपके पास लिमिटेड साधन है तो कहाँ से आएगा? तो ये हो गई सबसे पहले कि लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों वहाँ से जिंदा बच के आ रहे हैं। हम सब एक एक करके आपको अभी बताने वाले हैं। इसके बाद आ जाते हैं भाई मास्क। सबसे बड़ा चीज़ है मास्क। सरकार जोर ज़बरदस्ती पूरा देश में किया हुआ। अगर आपको अभी न्यूज़ है तो अमेरिका में देखिएगा, सर्च करिएगा, तो अमेरिका में कई व्यक्ति इसके विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं कि मास्क नहीं लगाना है। कई और देश में मास्क बैन है, मतलब इस टाइम पे भी बैन है। यहाँ पे मतलब हो भी रहा तब भी बैन है मास्क। तो हमारी भारत में भाई ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि आप हमेशा मास्क पहनने को ही बोल रहे हो? मास्क पहनने का डिमेरिट क्या है वो मैं बताता हूँ। मेरे से अच्छे अच्छे लोग आके बता गए, फिर भी बताना है, उनमें से मैं भी एक। ये रहा मास्क मेरे पास है, नीचे छूट गया तो ये मैंने ऐसे लगाया इस तरह से, ये मास्क रहा। अब यहाँ पर मास्क लगा के आप 1 घंटे 2 घंटे हो। हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और बाहर से ऑक्सीजन खींच रहे हैं। सारे बच्चे समझदार हैं, सभी मेरे से बड़े लोग समझदार हैं, मेरे हम उम्र समझदार हैं। आप मुझे बताइएगा क्या आ रहा? ये मैंने लगाया ऐसे, मैंने सांस छोड़ा, सांस लिया। मुझे आप बताओ कि जो छोड़ा वही तो लिया, जो छोड़ा वही तो लिया। तो क्या छोड़ा और क्या लिया? बाकी आप समझदार हैं। तो ऐसे मास्क अगर हम 2-3 महीने लगा लें मेरे भाई, तो क्या हाल होगा समझ रहे हैं? जो मार पीट करके, डंडा पीट करके 1 लाख रुपए गधों की सरकार ये जुर्माना लगा करके जो करवाना चाहती है, तो जोर जबरदस्ती तो करवा रहे हैं लोग। हम लोग भी लगाना पड़ता है, क्यों जुर्माना देगा भाई? ऐसे ही काम धंधा बंद है तो जुर्माना देने का पैसा कहाँ से आएगा? तो आप मुझे बताइए मास्क कितना डेंजरस है। सपोज करिए आपको पता है कि नमी में भी, ठंडे जगह में वायरस जो होता है जल्दी खत्म नहीं होता है, वो मतलब एकदम पड़ा रहता है। तो मान लीजिए ये मैंने लगाई है, तीसरी बार लगा के दिखा रहे हैं आपको। सर्दी खांसी नॉर्मल फ्लू का लक्षण है, आपने छींका, आपने जोर से छींका, या आपको खांसी आई, तो ये जो आगे का पोर्शन जहां पर मेरा मुंह या नाक का ये टच कर रहा था, आपने यहीं पर छींका, फिर यहाँ नमी आई, भीग गया,
तो हो सकता है कोई दूसरा आपका बैक्टीरिया वायरस आक्रमण कर दे, ये भींगा हुआ वो वापस आपका अंदर चला जाएगा। इसका जवाब है आयुष मंत्रालय। पढ़े लिखे आयुष मंत्रालय, बहुत बड़े विद्वान बनते हो, एक भी आपके पास साइंटिफिक प्रूफ है जो बता दे कि मास्क लगाने से कोरोना वायरस अंदर नहीं जाएगा या कोरोना वायरस यूं कहें तो नहीं होगा? एक तो भी प्रूफ दे दीजिए, एक भी प्रूफ दे दीजिए, इस गांव वाले बच्चे को एक भी प्रूफ दे दीजिए। आप लोग तो यार बहुत पढ़े लिखे हो, तभी तो उस पोस्ट में होंगे। मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि ये मास्क कितना डेंजरस है और क्यों डेंजरस है, भविष्य में क्या असर हो सकता है, मैंने लाइव दिखाया। आप मेरे को एक भी प्रूफ दीजिए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, बैक्टीरिया और वायरस में अंतर क्या है, तो सिंपल सा बता रहे, कोई हम मेडिकल साइंस में नहीं जाएंगे। बैक्टीरिया जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा, लेकिन आराम से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप जो के जरिए, वो हम नहीं जा रहे वापस मेडिकल साइंस में। मेरा इतना प्रायोरिटी है समझाने का कि मास्क में आपको पता है कि नॉर्मल आपका छेद होता है, और जो हमारा वायरस जो कोरोना वायरस है उसका साइज इतना छोटा है कि आपके मास्क चाहे आप N95 लो या 100 लो या जो लो यार, आपको नहीं बचा पाएगा। हाल में सरकार ये कह चुकी है, तो जब आप खुद कह रहे हो एक तरफ कि N95 मास्क नहीं बचा पाएगा, तो काहे को प्रेशर दे रहे हो मेरे ऊपर या भारतीय जनता के ऊपर? किस लिए प्रेशर दे रहे हैं? जब बचा ही नहीं पाएगा तो उसको तो आप बीमार कर रहे हैं ना। तो एक तरह से तो मास्क का मतलब यूजलेस है और हम लोग को और स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप छोटे बच्चों को मास्क लगाने को बोल रहे हो 2+ में, दूसरे देश में देखिए गाइडलाइन, बच्चों को मास्क लगाना बैन है। आप मुझे बताइए कि छोटे बच्चे जो 5 साल 6 साल की उम्र तक है, मास्क उनको 2-3 घंटे अगर लगा दे तो वो बंदा बेहोश नहीं हो जाएगा? उसका रिस्क आप लीजिएगा? इन सब में पल्ला झाड़ लीजिएगा कि नहीं कुछ नहीं मास्क की वजह से, तब तो आप बोल दीजिएगा मास्क की वजह से नहीं होगा, किसी और गर्मी की वजह से हो गया। तो मतलब एक तरफ लोग बोल देता है, एक तरफ कुछ है ही नहीं यार, मतलब कोई मतलब ही नहीं पड़ा हुआ है। तो मास्क मैं हमारी सरकार से निवेदन करता हूँ जितना जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। और हम लोग के जो लोग देख रहे हैं भाई, जो फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं जनता, जिनको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, कभी तो देश के लिए खुल के सामने आइए। इस वीडियो में अगर आपको सच्चाई लग रहा होगा, जो मैंने बताने का प्रयास किया, अगर आपके दिमाग में घुसा होगा, तो अपना अपना टाइटल में लिखिए कि मास्क सरकार से रिक्वेस्ट करिए। कोई हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग हिंसात्मक रूप से नहीं करेंगे, हम लोग एकदम कामली पेशेंस में करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना बड़ी बात नहीं है। आप अपना लिखें कि सरकार से रिक्वेस्ट करें मास्क लगाना बंद किया जाए। क्यों? मैंने बताया कि भविष्य में हम लोग बीमारी का शिकार हो जाएंगे। मे भी अगर आप में अकल है तो ज़रूर ऐसा करने वाले हो। इसके बाद हो गए यार कोरोना वायरस के सिम्टम वगैरह क्या है, नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा होता है वही सिम्टम है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि कोई भी बीमारी का आक्रमण अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत गंभीर हो जाए, तो वो व्यक्ति का डेथ होगा, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो कोई अन्य बीमारी हो, वो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। बचने के चांसेस भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। सेम है यही वाला केस में है। कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजरस HIV है, सबको पता है, या एड्स है, HIV वायरस जो हो गया, ठीक है। इसके बाद TB का वायरस है, हर साल लोग 800, 1000, 1200 लोग मर रहे हैं, उस पर तो कभी ध्यान जाता नहीं है। कितने का वैक्सीन निकाल लिया आप लोग? निकाल के दिखाओ। 10 साल पहले ये WHO, ठीक है, WHO, ठीक है, बड़ी संस्थान, गुलामी करवाने वाली संस्थान, बेकार संस्थान, स्वाइन फ्लू लेकर के आई थी, शायद 2008 या 10 में रहा होगा ये, शायद, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है। ऐसे ही सिम्टम आया हुआ था, ऐसे लोग, कुछ लोग मरे थे खास करके दिल्ली में, ऐसे दिक्कत, पूरा हल्ला मचा रहा था WHO वाला, क्योंकि व्यापार तो करना था भाई, व्यापार के लिए तो ये कोरोना वायरस में कर रहा ना। और उसके बाद हल्ला मचाया पूरा, टीका आएगा, ये आएगा। फिर एक दवाई ऐसा था उनका, जो संस्था वो पहले से बना के रख रही थी, ठीक है, पहले से बना के रख रही थी, जब ये स्वाइन फ्लू आ गया तो बेचना उसने चालू कर दिया। और फिर 1-2 साल के बाद पता चला यार कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल सर्दी खांसी है, वो अपने चला जाता है।
अब WHO वाला 8-10 साल के बाद फिर से ये बिजनेस करने को फिर से शुरू किया है। फिर से ये WHO का जो डायरेक्टर जनरल है ना, उस पर भी हम आने वाले हैं। तो फिर से ये व्यापार करना शुरू किया है और देखिए कितने दिन ये चलाएंगे। जब तक हमारी देश के सरकार को अब अकल नहीं आती है तो सुधार चलाएंगे ही चलाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं, एक वक्त में WHO को चेयरमैन हमारे हर्षवर्धन जी बने थे, उनको बहुत बहुत बधाई आज भी देते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको बनना ही नहीं चाहिए था। चेयरमैन बन के कर क्या लिया आप? कितने पेड़ को उखाड़ लिया आप मुझे बताइए कि जब भी कोई मैसेज देना होता है तो हमारे हर्षवर्धन जी जब से चेयरमैन बने हैं तब से दिखे तक नहीं। कल मैंने न्यूज़ देखा तो कहीं पे दिख रहे थे, वो कुछ डोनेट ब्लड डोनेशन का समथिंग कैंप में। WHO के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने के नाते कितनी बार आप दिखे हो? एक बार भी? जमीर नाम का चीज़ भी है आप में? आप किस पार्टी के हैं मुझे कोई मतलब भी नहीं है। एक बार भी वो नहीं दिखा व्यक्ति। कौन दिखता है? उनका डायरेक्टर जनरल, उस पर आने वाले। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन के क्या फ़ायदा जो अपने देश की सेवा ही ना कर सके, जो अपने देश के लोगों को सही दिशा में ज्ञान ही ना दे सके। यूजलेस है भाई। उस दिन मीडिया वाला बहुत हल्ला किया था कि आज तो बन गया। उस दिन ऐसा हल्ला कर दिया था जिस दिन ये चेयरमैन बन गया था, और ऐसा हल्ला किया कि हर्षवर्धन चेयरमैन अगर हमारे बन गए तो कोरोना वायरस खत्म। इतना जोरदार न्यूज़ वाला माथा मतलब ढोल पीट दिया था, लेकिन हुआ उल्टा। कुछ भी नहीं करने सका, एक भी पेड़ नहीं उखाड़ने सका। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, हर्षवर्धन जी किसके डॉक्टर है? ENT डॉक्टर, लेकिन पद मिल जाता है डॉक्टर किसी के भी। खैर छोड़िए। इसके बाद आ जाता है डायरेक्टर जनरल, जो बार बार WHO में दिखता है ना, एक व्यक्ति आपको सामने आके डराता है बार बार। अभी रूस ने वैक्सीन बनाया, WHO ने आपत्ति जताई, ठीक नहीं है। अरे मेरे भाई, आपको इतना अगर है तो आप बना के दीजिए ना। आप क्या चीज़ के लिए बैठो? केवल क्रिटिसाइज करने के लिए? भारत वाला कुछ बना लेगा तो फिर WHO क्रिटिसाइज करेगा। कोई देश कुछ भी बना ले, क्रिटिसाइज WHO को करना ही करना है। कुछ भी लोग कर ले यार, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहता है। WHO को काम ही नहीं करेगा तो उनका व्यापार कैसे चलेगा? उनका अभी टारगेट है कि 1.5-2 साल तक पूरा देश को दबाए रखें, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश से उनको मिलेगा। वैक्सीन हो तो हमारे देश पे वो ट्राई करेंगे। उनके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रस एडहॉन, ठीक है, और वो इथोपिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रहे हुए थे। 2006 में उनके वहाँ पे हैजा या कॉलरा फैला हुआ था। उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। 2-3 साल तक काफ़ी लोग मरते रहे। ये यही व्यक्ति है जो आपको अभी कोरोना वायरस से डरा रहा, जो हमारी सरकार भी उसकी बात को मान करके मास्क पहनने पर विवश कर रही। और कॉलरा फैलते रहा, लोग मरते रहे, नहीं बोला कि यार कुछ नहीं। 3 साल के बाद पता चला कि इस व्यक्ति को तो जानकारी था हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे। तो आप सोचो कि जब वो अपने देश के साथ ऐसा कर सकता है तो वो व्यक्ति कितना ईमानदार होगा। सोचिए जरा, ध्यान दीजिए। जो आपको बार बार वो WHO वाला डराने आता है ना, वो वही व्यक्ति है। 2017 में ये डायरेक्टर जनरल चीन मतलब WHO का बना है, और चीन के साथ पूरा साठगांठ है। हम वो इकोनॉमिकल पे नहीं जाएंगे कि कितना ऋण है, कितना ये है, उस पर नहीं बातें करेंगे। ये इसके साथ पूरा साठगांठ रखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि जो चीन के साथ साठगांठ करके रखा, वो देश को सच्चाई बताएगा? पहले वो WHO कह रहा था जब चीन में था कि व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये WHO के डायरेक्टर जनरल का ही कहना था। क्यों नहीं फैलता था? उनका मकसद था पूरे विश्व में पहले चीन के लोगों को घुमा दो, पूरा विश्व में पहले फैल जाए, और उसके बाद डर का माहौल हम लोग बनाना चालू करेंगे। तो नहीं बताया। बाद में वही WHO वाला बोलता है कि भाई अब तो इंसानों से इंसानों में फैलता है। तो सोचो कितना वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और फिर भी हमारी सरकार उस पर भरोसा कर रही है। तो ये था इनका डायरेक्टर जनरल। अब बात आ जाते हैं हमारे मोदी जी के ऊपर। सबसे पहले मैं मोदी जी को भाई बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन हर गलत काम में साथ नहीं देने वाला हूँ, सीधी सी बात है। मुझे भाई BJP नहीं पसंद है, और BJP नहीं पसंद है मुझे भाई, मोदी जी पसंद है। लेकिन मोदी जी के कुछ निर्णय अभी गलत साबित हुए हैं।
सबसे पहले जब आपने लॉकडाउन लगाया था, थोड़ा आपने हड़बड़ी में जल्दी में लगा दिया, उसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए था, 15 दिन का वक्त देना चाहिए। तो ये सबसे खराब निर्णय आपका रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं व्यक्ति को पसंद करता हूँ देश के लिए, ना कि पर्सनली, क्योंकि मोदी जी ने देश को बहुत कुछ दिया और भविष्य में भी देने की ताकत रखते हैं। मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी में है इसलिए मेरा वोट उनको जाता है। वो जिस भी पार्टी में चले जाएं उसी पार्टी को हम वोट देंगे, ये मेरा पर्सनल राय है। अब सेकंड चीज मुझे ये बताइए कि ये WHO की गुलामी कब तक हमारे देश को, जनता को कराएंगे? कब तक वो व्यक्ति आएगा और डराएगा और आप उसी चीज को हम लोग को डराएंगे? ये काम आप खराब कर रहे हो। या तो आप बेवकूफ बन रहे हैं उस इंसान को लेकर के, WHO को लेकर के, या आपको सब पता है और आप भारतीय जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो दोनों में से क्या है ये आपको पता है, और मुझे अगर लगता है तो आप बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, देश को बहुत दूर तक आपने ले गया है, और भविष्य में मुझे पूरा भरोसा है कि आप और दूर तक देश को ले जाइएगा। लेकिन ये निर्णय आपका बहुत गलत है। आप मुझे बताइए, ये जो लॉकडाउन करवा रहे हैं, अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अनलॉक में कुछ भी नहीं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा 6 महीने से इंस्टीट्यूट बंद है, कपड़ा व्यापारी हमारे इधर खोल नहीं पा रहे हैं। आप मुझे बताइए आखिर कब तक ये चलेगा? कब तक WHO के सहारे आप हम लोग को डराते रहिएगा? ये बहुत बुरा निर्णय आपका है। ठीक है, 2 महीने 3 महीने हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, कब तक ये चलने वाला है? तो मोदी जी आपसे विनम्र निवेदन है कि मास्क हटाइए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। मास्क से नहीं बचा जा सकता है, मास्क को हटाइए, ये निवेदन है मेरा। देश में सब चीज खोलने का परमिशन दीजिए, ठीक है? कैसे बचेंगे लोग, मैं आता हूं अभी उस बात पे। सब चीज खोलने का परमिशन दीजिए। हमारी जो इधर की सरकार है वो अनपढ़ों की सरकार है। हमारे यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो पोस्ट में रह करके फिर एडमिशन लेके दिखावा कर लेते हैं। तो गवारों की सरकार से कुछ मेरे को फायदा नहीं है। एक तरफ सरकार कहती खजाना खाली है और एक तरफ सरकार घूमने के लिए BMW लेके जाती है। तो यहाँ की सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। काफी लोग JMM सपोर्टर है तो है, अपनी जगह है। जरूरी नहीं कि आप सपोर्ट करते हैं तो मैं भी सपोर्ट करूं, सीधी सी बात है। जरूरी नहीं कि मैं जिनको सपोर्ट करता हूं आप भी सपोर्ट करो। यही तो हमारा भारत कहता है ना, इसलिए तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है हमारा देश। तो मोदी जी से पोलाइट रिक्वेस्ट है कि WHO के चंगुल से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हट जाए। आप एक बार बात मान के तो देखिए कि कैसे कोरोना हमारे देश में चुटकियों में खत्म हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे मन में लोगों का डर खत्म होगा, तो डर खत्म तो सोचो कि 50% तो बीमारी खत्म हो जाएगा। सपोज करिए इसके बावजूद किन्हीं को होता है, तो जिसके मन में डर नहीं होगा वो जल्दी और ठीक हो जाएंगे। अब रह गई बात कि लोगों के मन में सवाल होगा कि यार पूरा खोल देगा तो पूरा देश में फैल नहीं जाएगा। ठीक है, कह सकते हो आप अपनी जगह बिल्कुल सही। तो फिर करना क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? सब चीज खोल दें। लोगों को आप ये बोलिए कि दवाई ववाई छोड़ दें। लोगों को ये बोलिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जितना खाना है वो खाना चालू कर दें। क्योंकि भाई अभी कोरोना वायरस आप 7 महीना 8 महीना बंद करा दिए, लगे हाँ तो तुरंत एक वायरस और आ गया, जैसे हंटा वायरस आने वाला था चीन से, अभी तक अच्छा है कि नहीं पहुंचा। तो आप 1 साल और लटका दीजिएगा, फिर मुझे बताइए ना कमाई ना धमाई, लोग कहाँ से चलेगा, किधर से चलेगा मुझे बताइए। अभी कितने के घरों में सुसाइड हो रहा है, क्यों? कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? इसका जवाब किनके पास है? सबका काम धंधा बंद है भाई, पैसा नहीं है, और अब बोलते हैं उनको लॉकडाउन, घर में रहें, बाहर निकलो तो पुलिस डंडा मार रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके, आप जितने लोग देख रहे हो ये मैसेज को सर्कुलेट के साथ साथ फिर से निवेदन है कि आप लोग भी आवाज उठाइए। क्योंकि मुझे बताइए, आज आपके पापा के पास पैसा है, आज आपके पास पैसा है, कभी ना कभी तो वो खजाना खाली होगा, क्योंकि आप तो उसी के सहारे चल रहे हो। ठीक है, मान के चलिए सरकारी नौकरी आपको पैसा मिल रहा है, बाहर से आ रहा है,
ठीक है, अच्छी बात है, हमेशा ही आने वाला है। लेकिन कोरोना वायरस आपके घर तक आ गया तो फिर क्या करेंगे? वही हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, वही गलत ट्रीटमेंट से मरेंगे, कहाँ जाएगा ये पैसा आपका? तो इसके विरुद्ध जरूर से आवाज उठाइए। लोग क्यों मर रहे, मैंने इसका जवाब दे दिया। इसके बाद यार वैक्सीन की बात आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत दिनों से लोगों को इंतजार है कि वैक्सीन आएगी भी, मैंने टाइटल में भी लिखा था, बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी रूस ने डेवलप कर लिया वैक्सीन, दूसरी कंट्री है क्या किया मुझे कोई पता नहीं है। आज मैंने पेपर में देखा कि हमारी भारतीय कंपनी ने पहला चरण पूरा कर लिया, बोला सक्सेसफुल है। लेकिन अपने को पता यार कम से कम 3 चरण तो होते हैं और बहुत लंबा वक्त लगता है। सबसे पहले जितने भी वैक्सीन आ चुकी है उसमें सिम्टम कांस्टेंट रहता था। मतलब सोचो कि आदमी इतना छोटा है तो इतना छोटा ही रहेगा, और अगर मान लीजिए कि आपको वो गाली देता तो वो गाली ही देगा। तो उसको मारने का हथियार वो वैक्सीन बन चुका। ये कोरोना वायरस इतना छोटा आया था, कभी ये इतना बड़ा होता है, कभी ये ऐसा हो जाता है, कभी ये गाली देता है, कभी ये थूक निकालता है, कभी ये पीछे से मारता है। तो किस किस चीज का वैक्सीन रिसर्च करके बनाएंगे? ये एक समझाने का तरीका था, किस किस चीज कैसे वैक्सीन बनाइएगा इसका। कभी ये इतना बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है। समझिएगा, ये ऐसा हो नहीं रहा, एक समझाने का तरीका है। कभी वो थूक निकाल के मार दे रहा है, जब तक आप उसको छोटा करने का मेडिसिन बना रहे हो और बड़ा हो जा रहा है। तो वैक्सीन में मत लगे रहिए, नहीं आएगा। और चलिए मान लिए कि महापुरुषों की बात मान भी लें, गलती से आ भी गया। इस साल के अंत मीडिया वाले जो एक एबीपी चैनल है वो हर रोज मेडिसिन वैक्सीन लेके आता था। कुछ महीने पहले हम रोज देखते थे, आज भी वैक्सीन बना, कल बना, परसों बना, वो हर रोज वैक्सीन बना देता था एबीपी न्यूज वाला। ठीक है, लेकिन आता सच्चाई में कभी नहीं था। तो खैर मीडिया वाला तो बोल रहा है कि इस साल के अंत तक आ जाएगा, तो वो तो कभी भी ला सकते हैं, मतलब कागज में कभी भी वैक्सीन बन सकता है। सपोज करिए, मेरा कहना है कि आ भी गया तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या? बच्चे को देते हो तो बुखार आता है ना, और बुखार के बाद डॉक्टर पैरासीटामोल दे देते हैं। ऐसे ही तो होता है, हम वैक्सीनेशन प्रोसेस में नहीं जाएंगे, ऐसे ही तो होता है। आप मुझे बताइए, सरकार लिख के दे सकती है कि अगर ये वैक्सीन आ गया तो 65+ के लोगों को भी चलेगा, किडनी डिजीज को लोगों को भी दिया जा सकेगा, हार्ट मरीज को भी दिया जा सकेगा? लिख के दे दे तो दम है इनमें, आयुष मंत्रालय में। तो जब ये वैक्सीन आएगी ना, तो अगर 130 करोड़ हमारे यहाँ पे हैं तो सबको नहीं दिया जा सकता। वैक्सीन उनको ही दिया जा सकता जो पूरी तरह 100% स्वस्थ हैं। किसी में अगर कोई रोग है, इसलिए तो बोला जाता है ना कि जिसमें हार्ट का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, वो जा करके ज्यादा मरने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक है। आप कभी अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करने के लिए ले जाते हो तो डॉक्टर जरूर बोलते होंगे कि क्या इस बच्चे को सर्दी बुखार तो नहीं है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब वैक्सीन देंगे तो और उसको वो प्रभावित करके और बढ़ा देगा। तो भाई गलती से वैक्सीन आ भी गया तो आपके घर में अगर मान लीजिए 2 बुजुर्ग हैं, 2 एकदम छोटा बच्चा, तो उनको नहीं लगेगा। ये अभी से हम कह दे रहे हैं, बाद में वो सरकार जब बना के लाएगी तब भी यही बात बताएगी आपको। तो मुझे बताइए, अगर मान के चलिए हमारे घर में 5 मेंबर हैं, उनमें से आप यूथ हैं, आपको लग गया, बाकी 4 लोगों का हालत 2 साल के बाद भी वही है, क्या फायदा ऐसे वैक्सीन का वेट करके? तो रही बात कि सर सॉल्यूशन क्या है इसका, अगर मान लो 2 महीने बाद पूरा खुल गया तो क्या करें हम लोग? तो जितने खाने में विटामिन सी आता है आप आज से लेना चालू कर दें। मौसमी, संतरा, ये सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। आप रोज 1-1 गिलास दूध लेना माफ कीजिएगा, 1-1 गिलास इसका जूस लेना चालू कर दें। टमाटर खाना चालू कर दें, प्याज भी आप खा सकते हो। तो जिसमें विटामिन सी है लेना चालू कर दीजिए। और विटामिन सी सबसे बढ़िया है जीवाणुओं या विषाणुओं से लड़ने के लिए। तो जब व्यक्ति खाकर स्वस्थ रह सकता है, जब व्यक्ति खा करके रोगों से लड़ सकता है, तो हम दवाई क्यों खाएं भाई?
ये मेरा जवाब था उन लोगों को कि अगर सब चीज़ खुल जाएगा तो कैसे देश चलेगा। खोल के तो देखिए, क्या पता जो हम सोच रहे हैं इसका उल्टा असर हो जाए कि बीमारी रहे ही नहीं। और रहे नहीं क्या, जब है ही नहीं तो भाई होगा क्या। ये तो WHO का एक बिजनेस है, व्यापार है, लोगों को डराया जा रहा है। यही तो बीमारी है। जब तक डरिएगा तब तक वो आपको डराते रहेगा। जिस दिन से डर खत्म हो जाएगा उस दिन से सारा कहानी खत्म। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट। अब रह गया कि आखिरी चलते चलते आपको फिर से बोलना चाहेंगे कि आप अगर मेरी बातों से थोड़ा सा भी सहमत हैं तो सरकार के लिए ये वीडियो को तो शेयर जरूर करें। अगर मन है तो सरकार के लिए आप भी एक मैसेज डालिए, जितना जल्दी हो सके मास्क हटाएं, क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके लोगों को अपने दुकानें, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बंद करवा के रखा है उनको खोलने का इजाज़त दे। क्योंकि जितना डेथ उसकी वजह से नहीं हो रहा, उतना डेथ ये क्राइसिस की वजह से हो रहा है, पैसे की तंगी के कारण। ये आप लोग और हम लोग मिलके ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक घर में 20 लोग हैं, अगर कोई गलत काम हो रहा तो 15 लोग अगर विरोध करेंगे, 10 लोग विरोध करेंगे, तब जा करके सामने वाला पार्टी मानेगा। नहीं तो क्या फर्क पड़ता, सरकार को क्या फर्क पड़ता यार, वो एसी में रह के निर्णय ले रहे हैं। आखिरी चलते चलते झारखंड से बिलोंग करते हैं, सामने मेरा है जमशेदपुर। जमशेदपुर के दो बड़े नामी हॉस्पिटल हैं। अगर आप उनका एवरेज रिकॉर्ड देखिएगा तो रोज 5-6 मर रहे हैं। और पेपर में भी अभी चल रहा है उनका इन्वेस्टिगेशन कि यार वहाँ पे लोग क्यों मर रहे हैं इतना, 5-6, अभी हाल में 8-9 भी मरे हैं। तो सबसे पहले वहाँ के हाल जो हैं, जूनियर डॉक्टर से इलाज कराया जाता है, सबसे पहला तो ये हो गया। ट्रीटमेंट गलत चलता है और जो व्यक्ति के अलग सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है उनको दरकिनार करते हुए वो लोग करंट सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश करता है। जब ऐसा होगा तो डेथ होगा। और एक हॉस्पिटल है भाई, अब नाम क्या ले, सब लोग जानते होंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट। बहुत बड़ा हार्ट का डॉक्टर, इतना बड़ा हार्ट का डॉक्टर है, ठीक है, हॉस्पिटल भी हार्ट का ही, लेकिन रिकॉर्ड इतना बढ़िया है उन लोगों का। और उनका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले से, वो हार्ट का जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है एकदम ऊपर वाले से कनेक्शन है, फ़ोन के जरिए बात हो जाता है। जो लोग वहाँ हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं, जो लोग, उनमें से 10 में से 8 लोग सीधे ऊपर पहुँचे, या तो करंट उसी टाइम पे, या 2 दिन घर में आने के बाद, या 10 दिन आने के बाद, या 15 दिन, या 1 महीने 2 महीने, लेकिन ऊपर वाले से कनेक्शन पक्का है उनका। ये एक उनका अच्छा आदत है। तो उन सब जगह में जाने से बचिए। सेहत को सुधारने का अच्छा तरीका अपना खाना ही हो सकता है, और बुरा तरीका होता है कि टैबलेट निगलना। जितना एलोपैथ के सामने जाइएगा उतना ज़्यादा बीमारी आपको होगा। तो ये था दोस्तों, थोड़ा सा एक लंबा सेशन हो गया, बहुत सारे बातों को मैंने बोला, कुछ लोग यहाँ पे मैसेज भी किए हैं, मैं देख नहीं पाया था। आखिरी चलते चलते हमारी मीडिया, मतलब इतना कमीनापन इनमें आ गया है, ठीक है, इतने बड़े बड़े एंकर हैं। एक डॉक्टर, मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं, और 450 उनके पास रिप्रेजेंटेटिव हैं जो फ्री में लोगों को कॉल करते हैं। लोगों को अभी तक उन्होंने 20,000 पेशेंट को ठीक कर लिया है। आप लोग भी सर्च करना डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। केवल दवाई के, केवल खाना खिला करके, केवल लिक्विड डाइट करा के एक भी उनके पेशेंट नहीं मरे। उनके चैनल में जा करके देखे, जब जब उन्होंने अच्छा वीडियो बनाया तब तब चैनल डिलीट कर दिया गया। कौन करवा रहा पता नहीं। और उनका आप वीडियो देखें, और मैं आप सबको भरोसा दिलवाता हूं, उन्होंने एक नंबर जारी किया है, आप जा करके यूट्यूब में सर्च कर लेना, तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं ही दे दूंगा। अगर आपके फैमिली में भी ऐसा कोई लक्षण आता है तो कृपया जमशेदपुर के इन दोनों हॉस्पिटल में ना जाएं, नहीं तो 90-10 का रेशियो होगा। 90 वाला मरने वाला रेशियो होगा, 10 बचने वाला रेशियो होगा। आप इनसे कंसल्ट करो, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे, कॉल करके 3 से 4 दिनों के अंदर आप स्वस्थ हो जाइएगा। तो आप इसको जरूर देखिएगा, जरूर से जरूर।
मैंने जो आपको बताया है। चलिए तो चलिए सब लोगों को ये चलिए तो मनीष जी का एक सवाल था और अभी तो शायद वो नहीं देख रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले आप उस डॉक्टर से रिपोर्ट मांग लीजिए जिन्होंने आपको बोला था कि वो डेड बॉडीज के जरिए कोरोना वायरस उनमें इन्फेक्शन फैला है। आप उस डॉक्टर से मांग लेते, उसी समय वो डॉक्टर आपको लिख के नहीं देता। इनका सवाल एक मनीष जी का सवाल है, मेरे एक छात्र रहे हैं, भूतपूर्व छात्र, ठीक है, मेरे अच्छे छोटे भाई हैं। तो इन्होंने बोला था कि डेड बॉडी से कोरोना जैसे दिल्ली से आई थी, ये बिल्कुल न्यूज़ मैंने सुना था। तो आप मनीष जी ऐसा कर लेना कि कभी फ्यूचर में, अब तो वो चला गया है वो वक्त और दुखद है घटना, आप किसी डॉक्टर से भविष्य में ऐसा हो और अगर मान लो कोई आपका दोस्त ऐसा, वो डॉक्टर को बोलना लिख के मुझे दे दो कि इस पेशेंट से कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। एक भी डॉक्टर अगर भारत का लिख के दे दे तो मान जाएंगे, क्योंकि हम भारत में ही अभी हैं तो भारत की ही बात करेंगे। एक भी डॉक्टर अगर लिख के दे देगा तो देख लेना अगर ऐसा है। तो अभी भी हम लोग गलत सोच रहे हैं, उनसे नहीं इन्फेक्शन आया है। इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी है कहीं आउटसाइड आया होगा, या जब वो जीवित होगी उनके संपर्क में आने से रहा होगा, या पहले से होगा, क्योंकि ये जो वायरस का असर है जरूरी नहीं कि आया और 2 दिन में ही असर दिखे, 5 दिन में, कभी कभी 10-15 दिनों के बाद भी असर देखने को मिल रहा है। तो ये था आपके सवाल का जवाब, लेकिन फिर भी अभी भी हम आपको सही सूचना देना चाहेंगे। डेथ बॉडी जो होता है, डेड बॉडी, वो कोरोना सर्कुलेट नहीं कर सकता है। और अगर आपको लगता है कर सकता है तो इसका जवाब किसी अच्छे डॉक्टर से मांग लीजिए कि कैसे कैसे करेगा। मैंने तो बता दिया अपने तरफ से जो है। शुभम जी बोल रहे हैं कि अपने हेमंत सोरेन के बारे में 2 शब्द। सबसे पहले भाई हेमंत जी के बारे में 2 शब्द कहते हैं, इंटर पास, ठीक है। ये शुभम जी हेमंत जी के बारे में 2 शब्द मेरा था, क्योंकि आपने 2 ही शब्द का डिमांड किया था तो उनके बारे में 2 शब्द मुझे जो अच्छा पसंद है, इंटर पास। इसके अलावा उनके पास 2 शब्द, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं उनके लिए। और हमारे शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना भाई, न्यूज़ में तो छाए हुए हैं कि बंदा पढ़ रहा है। तो काश हम लोगों के लिए भी ऐसा होता कि कोई हमें नौकरी दे देता कि तुम एसएससी में चलो सेलेक्ट हो जाओ, बाद में जा कर के डिग्री कर लेना, ग्रेजुएशन कर लेना। काश ऐसा होता। सोचो आप लोग को भी अगर ऐसा कोई वरदान दे देता भारत सरकार कि चलो ना भाई आप लोग नौकरी कर लो बैंक में, बाद में जाके ग्रेजुएशन कभी पास कर लीजिएगा ना 8-10 साल बाद, 25 साल बाद, क्या कहना होता। और ये जगन्नाथ महतो जी के बड़ाई पे बड़ाई चल रहे मीडिया में। चलते चलते भाई जब इसकी बात चली है हेमंत जी की, तो और एक चीज़ बोल देते हैं। अगर हेमंत जी 12वें पास हैं और शिक्षा मंत्री जी 10वें पास हैं, अगर इनके समर्थन में लोग बोलते हैं 12वें पास के लिए, 10वें पास के लिए कि हेमंत है तो हिम्मत है, अगर 12वें पास सरकार से आपको इतनी हिम्मत आ रही है तो मैं क्यों नहीं कहूँ कि भाई मोदी जी हैं तो हिम्मत है। ये तो इनसे थोड़ा ऊपर पढ़े लिखे हैं। तो ये आपके लिए एक छोटा सा जोक था, आप दिल पे ना लगाएं। हर व्यक्ति के अपने अपने पसंद होते हैं। आजकल का मैंने लोगों को बोला ना कि लोग धर्म से पसंद करते हैं कि वो मेरा आदिवासी समुदाय का है, हाँ भाई उसके बारे में बुरा नहीं कहना, चाहे वो इंसान लाख बुरा हो। तो चलिए मैंने सबका जवाब दे दिया। चलिए अमन जी, बिल्कुल चलते चलते आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करें इसमें जो आपको अच्छा चीज़ मिला उसको अपने में लीजिए। आप लोग भी एक छोटा सा वीडियो बनाइए सरकार के लिए, आप लोग भी छोटा सा कुछ स्लोगन्स लिखिए और इस मैसेज को कोशिश करें सर्कुलेट करने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।